यूक्रेन पर हमले के 18वें दिन पुतिन के वॉर गेम में फंसा यूक्रेन। पुतिन ने दिया नेटो को सबसे बड़ा झटका। कीव पर मंडराया सबसे बड़ा खतरा। रूस ने दागी 8 मिसाइल। यूक्रेन की टूटी सप्लाई लाइन। पुतिन की चाल ज़ेलेंस्की को मात। तैयार है कीव विजय का मास्टर प्लान। आप देख रहे हैं देश हित, मैं हूं चंदन सिंह। रूस और यूक्रेन की जंग को आज 18 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन की यूक्रेन पर जीत राजधानी कीव पर अटकी हुई है। महाभारत भी 18 दिन में खत्म हो गया था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। अब पुतिन ने एक ऐसी चाल चली है जिससे यूक्रेनी सेना की कमर टूट सकती है और रूस की सेना कीव में घुसने में कामयाब हो सकती है। क्या है कीव फतेह का पुतिन प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे का फाइनल प्लान रेडी कर लिया है। वो ऐसा प्लान है जिसने अमेरिका और नेटो देशों को हैरान कर दिया है। पुतिन ने ऐसी कौन सी चाल चल दी है जो यूक्रेन की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकती है? क्या है कीव फतेह का पुतिन प्लान? क्या कीव पर कब्जा होने से अब कोई नहीं रोक पाएगा? क्या अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पकड़े जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए यूक्रेन की सेना पर रूस का दो तरफा हमला। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना पर दो दिशाओं से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने उत्तर में खार्किव से और दक्षिण में मारियापोल से जबरदस्त हमला किया। 18वें दिन मारियापोल में रूसी सेना के टैंक ने एक बिल्डिंग पर ताबड़तोड़ हमले किए। अचानक हुए हमले में यूक्रेन के सैनिक भी खुद को संभाल नहीं पाए और अफरा तफरी मच गई। मारियुपोल में रूसी हमले का एक और वीडियो देखिए। बिल्डिंग पर तोप और रॉकेट से हमले किए गए। अब आपको यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग की तस्वीरें दिखाते हैं।
रूसी सेना के तोपखाने ने टैंक से मिसाइल दागकर कीव में यूक्रेन एपीयू फील्ड कमांड को तबाह कर दिया। 18वें दिन रूसी सेना ने कीव के आसपास हमले और तेज कर दिए हैं। कीव में रूस ने गोला बारूद दीपों को निशाना बनाया। रूस कीव के बाहरी इलाकों पर लगातार मिसाइल दाग रहा है। कीव के बाहरी इलाकों में भारी लड़ाई चल रही है, जिसमें बुका, इरपिन और होस्टोमेली शामिल हैं। कीव शहर के अंदर अभी भी रूसी सेना घुस नहीं पाई है। कीव के बाहरी इलाकों में ही फिलहाल अभी युद्ध चल रहा है। खबर है कि रूसी सेना कीव से सिर्फ 15 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन उन्हें यूक्रेन की सेना से जबरदस्त विरोध और मुकाबला मिल रहा है। ये अब मैं सिटी सेंटर में टाउन के खड़ा हुआ हूँ। ये ब्रोवरी का सिटी है, ये नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है और ये एरिया फिर आगे चेर्निहिव और चेर्निहिव से आगे बेलारूस के बॉर्डर के साथ ये एडजॉइन करता है। और आज सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब जो है मकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे जो है बताया गया था कि इवैक्यूएशन का सिलसिला यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि जंग जो है वो ब्रोवरी से बिल्कुल तकरीबन 3 किलोमीटर दूर ही पहुँच चुकी है। किलीनिव का एक जगह है, वहाँ पे रशियन कॉलम्स को डिस्ट्रॉय किया गया था आज से 3 रोज़ कबल, और वो वीडियो भी हमने देखी थी और हमने वहाँ से रिपोर्ट भी किया था। लेकिन आज जब हमने उसी जगह जाने की कोशिश की तो हमें नहीं जाने दिया गया वहां पर। इससे पहले कि आपको पुतिन की वो चाल दिखाएं जो यूक्रेन की कमर तोड़ सकता है, उससे पहले 18वें दिन यूक्रेन में चल रही जंग की एक और तस्वीर देखिए। यूक्रेन ने रूसी टैंकों पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंक को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है कि वो रूसी सेना को करारा जवाब दे रहे हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई की एक और तस्वीर देखिए। यूक्रेन के हमले में रूस के टैंक तबाह हो गए हैं। रूस यूक्रेन जंग के 18वें दिन पुतिन ने उस जगह पर वार किया जहां नेटो और अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, और कीव पर कब्जे का रास्ता भी आसान हो सकता है। वो जगह है लवीव। रूस ने यूक्रेन के शहर लवीव पर जबरदस्त हमला किया है। रूस ने लवीव के यवोरिव ट्रेनिंग रेंज पर ताबड़तोड़ 8 क्रूज मिसाइल दागे। इस हमले में 35 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। Сьогодні двічі накидались удар. Удар був здійснений ракетами, попередньо літаками з Саратова, в Росії. Піднялись літаки, здійснили удар на бойовому своєму курсі, не залітаючи на територію. पुतिन का लवीव में यवोरिव ट्रेनिंग सेंटर पर हमला क्यों बड़ी चाल है? क्यों यह हमला रूस के लिए बड़ी कामयाबी है? क्या यह हमला कीव के पतन की शुरुआत हो सकता है? दरअसल यवोरिव ट्रेनिंग साइट पर यूक्रेन की सेना का बेस है। ये पोलैंड की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर पर है। रूस ने सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी पर मिसाइल दागे हैं। इसी बेस पर अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं। इस बेस पर विदेशी ट्रेनर रहते हैं। पोलैंड की सीमा पार से आने वाला सैन्य साजो सामान और रसद भी यहीं पहुंचता है। इसलिए हमले का मकसद पोलैंड से आने वाली सप्लाई लाइन को तोड़ना है। इस हमले के पीछे इरादा यह है कि यूक्रेन को पोलैंड की सीमा से आने वाली नेटो की मदद पर ब्रेक लग जाए, ताकि यूक्रेन की सेना को सैन्य साजो सामान न मिल पाए। हर बढ़ते दिन के साथ यूक्रेनी सेना का मनोबल भी टूटता नजर आने लगा है। यूक्रेन के सैनिक टैंक और मिलिट्री गाड़ियों को छोड़कर भाग रहे हैं। खिरसॉन की तस्वीरें देखिए। खिरसॉन के बाहरी इलाके में यूक्रेनी सेना की तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। जली हुई गाड़ियां, जली हुई कारें, गोला बारूद और हथियार, सब कुछ छोड़कर यूक्रेनी सैनिक भाग खड़े हुए हैं। यूक्रेनी सेना के इस बर्बाद काफिलों को रूसी सेना ने ही शूट कर वीडियो जारी किया है। एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो भी रूसी सेना ने जारी किया है। ड्रोन हमले के जरिए रूस ने यूक्रेन के फौजी काफिले को इज्यूम शहर में तबाह कर दिया। इसी तरह यूक्रेन के बागियों के कब्जे वाले दोनेत्स्क के वोल्नोवाखा शहर में भी यूक्रेनी सेना पर जबरदस्त हमले हुए, जिसमें यूक्रेनी सेना का काफिला पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गया। यूक्रेनी सैनिकों के शव लगातार शहर में उनके घरों को पहुंच रहे हैं।
लोग सड़क पर घुटने के बल बैठकर अपने वॉर हीरोज को सैल्यूट कर रहे हैं। तो यूक्रेन से आ रही इन तस्वीरों से क्या माना जाए? क्या यूक्रेन रूस का युद्ध अपने आखिरी चरण में है? क्या कीव पर कब्जा अब दूर नहीं है? इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बीच रूस के पड़ोसी देश जॉर्जिया में 23 नेटो देश 20 मार्च से 25 मार्च तक युद्धाभ्यास करेंगे। कीव में अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन और रूस की जंग का आज 18वां दिन है, लेकिन पुतिन के रुख में कोई नरमी नहीं आई है। पुतिन से दुनिया भर के नेता बात कर रहे हैं, युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं, लेकिन पुतिन नहीं मान रहे। पुतिन ने साफ इशारा कर दिया है कि बिना अपनी शर्त मनवाए वो युद्ध नहीं रोकेंगे। यानी यूक्रेन का भविष्य अब पुतिन के हाथ में है। अब ये यूक्रेन पर है कि वो पुतिन की बात मानता है या महाविनाश को तैयार होता है। युद्ध के 18वें दिन भी रूस की सेना यूक्रेन पर भीषण बमबारी कर रही है। पुतिन की सेना धीरे धीरे कीव की घेराबंदी कर रही है। कीव और रूस की सेना के बीच का फासला दिन पर दिन कम होता जा रहा है। हवाई हमलों और मिसाइल हमलों से भी यूक्रेन को दहलाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें यूक्रेन के मरियोपोल की हैं, जहां रूसी सेना ने बड़ा हमला किया। रूसी टैंक ने अपार्टमेंट की इमारत पर हमला किया और देखते ही देखते चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया। रूसी सैनिकों की बमबारी से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। पुतिन की सेना यूक्रेन में आगे बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक शहरों को खंडहर बनाती जा रही है। कई शहर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन दुनिया भर के देशों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कई देशों से मदद की गुहार लगा चुके हैं। पुतिन पर ना तो दुनिया भर के देशों की अपील का असर हो रहा है और ना ही रूस पर लगाए गए प्रतिबंध उनके रुख में नरमी ला पा रहे हैं। दुनिया भर के देश पुतिन से बात कर रहे हैं, लेकिन युद्ध खत्म करने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पुतिन से बातचीत की। बातचीत में पुतिन ने युद्ध समाप्त करने की इच्छा नहीं दिखाई। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने भी पुतिन से बात की। फ्रांस और जर्मनी ने एक बार फिर तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। बातचीत में रूस ने अपनी सुरक्षा संबंधी मांगे दोहराई। स्कोल्ज और मैक्रो से बातचीत के दौरान पुतिन के रुख में कोई नरमी नहीं दिखी। बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी सेना अपने नागरिकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेनी नागरिकों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ज़ेलेंस्की खुद छिपे हुए हैं और नागरिकों की जान खतरे में डाल रहे हैं। यूक्रेन जब तक शर्तें नहीं मान लेता तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैक्रो और स्कोल्ज ही नहीं, 2 सप्ताह में कई देशों के प्रमुख और मंत्री पुतिन से बातचीत कर चुके हैं। हालांकि पुतिन इस बात पर अड़े हुए हैं कि यूक्रेन के बिना घुटने टेके हमले नहीं रोके जाएंगे। रूस से युद्ध रोकने की अपील के साथ पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध भी लगाए हैं, लेकिन पुतिन जिद पर अड़े हैं। युद्ध पर हर दिन भारी भरकम रकम खर्च हो रही है, लेकिन पुतिन के इरादे कमजोर नहीं पड़े हैं। दरअसल पुतिन को युद्ध में हर रोज 1.25 लाख करोड़ खर्च करने पड़ रहे हैं। ये राशि लंबे वक्त तक खर्च करना संभव नहीं है। यूरोपीय देशों ने रूस के सेंट्रल बैंक के 45 लाख करोड़ रुपए सीज कर दिए हैं। इस फैसले से रूस की अर्थव्यवस्था पर संकट खड़ा हो गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूस की करेंसी रूबल निचले स्तर पर पहुंच गई है। रूस में कैश की मांग बढ़ गई है और महंगाई मुंह फाड़ रही है। प्रतिबंधों की मार से भले ही रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, लेकिन पुतिन झुकने को तैयार नहीं है।
Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимают в этом направлении со стороны НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, это требует отдельного рассмотрения. Я прошу вас подготовить отдельный доклад и доложить по результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующие решения. यानी पुतिन पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को एक अवसर के तौर पर ले रहे हैं। सवाल यह है कि पुतिन चाहते क्या हैं? पुतिन यूक्रेन से इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? दरअसल रूस यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन, नेटो और अन्य यूरोपीय संस्थाओं से करीबी का विरोध करता है। पुतिन ने यूक्रेन पर पश्चिमी देशों की कठपुतली बनने का भी आरोप लगाया है। पुतिन की मांग है कि यूक्रेन अपना सैन्यीकरण बंद करे और किसी गुट का हिस्सा न बने। पुतिन ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो पाए। यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन पर बमबारी की जा रही है। शहर के शहर खंडहर बनते जा रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव की दहलीज पर खड़ी है। किसी भी वक्त कीव पर फाइनल अटैक हो सकता है। अभी तक ना तो नेटो के सदस्य देश और ना ही अमेरिका ने सीधे सीधे दखल दिया है। अमेरिका और नेटो देश विश्व युद्ध का डर दिखाकर सीधे सीधे कार्रवाई करने से बच रहे हैं और पुतिन मजबूत इरादों के साथ डटे हुए हैं। पुतिन के इरादे बता रहे हैं कि उनके कदम यूक्रेन को सबक सिखाए बिना वापस नहीं लौटेंगे। यानी दुनिया का हर दबाव पुतिन के सामने फेल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुतिन झुकने को तैयार नहीं है। प्रतिबंधों की मार का रूस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस बीच एक ऐसा देश सामने आया है जिसके रूस और यूक्रेन दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। यूक्रेन और इजराइल का यहूदी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। शायद इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट मध्यस्थता करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अब इजराइल में बातचीत की तैयारी है और क्या यरूशलेम में एक मेज पर आ सकते हैं पुतिन और ज़ेलेंस्की। युद्ध के 18वें दिन भी रूस की तरफ से बमबारी जारी रही। जवाब में यूक्रेन ने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही रूस की सेना की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन यूक्रेन की राजधानी पर रूसी शिकंजा और मजबूत हो रहा है। रूसी सेना कीव पर कब्जा करने की निर्णायक लड़ाई के करीब पहुंच गई है। यूक्रेन पर फाइनल अटैक करने की तैयारी अंतिम दौर में है। इस बीच युद्ध रोकने के लिए रूस पर दुनिया भर के देशों का दबाव भी बढ़ रहा है। दरअसल इजराइल के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट यूक्रेन के लोगों को समर्थन देने की बात कहते रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन में मानवीय सहायता भी भेजी है, लेकिन रूस की आलोचना से बचते रहे हैं। दोनों देशों के मजबूत रिश्तों के कारण ही इजराइल युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता की भी पेशकश कर रहा है। बेनेट शनिवार को रूस भी पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। बेनेट की सक्रियता के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी यरूशलेम में पुतिन से मिलने का प्रस्ताव रखा है। ज़ेलेंस्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से मध्यस्थता की भी अपील की है। ज़ेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि रूस का कीव पर कब्जा तभी संभव है जब वो इसे तबाह कर देगा। Вдалися в полон. Приблизно так, мені здається. Точних цифр я не можу сказати. Змінюється ця кількість. Багато з них побігли, багато з них десь ховаються в якихось будівлях, хтось пробирається в Росію. Тобто там невеличкий хаос, я б так про це сказав. सवाल यह है कि क्या नफ्ताली बेनेट की कोशिशों के बाद ज़ेलेंस्की और पुतिन यरूशलेम में मिलेंगे? क्या रूस और यूक्रेन का महायुद्ध रुक जाएगा या और भड़केगा? और यूक्रेन वॉर का इजराइल कनेक्शन क्या है?
दरअसल इजराइल के पीएम बेनेट कई बार जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के नेताओं से बात कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग खत्म हो जाए। सवाल ये है कि आखिर इजराइल दोनों देशों के बीच मध्यस्थता क्यों करना चाहता है। दरअसल इजराइल के यूक्रेन और रूस दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। इजराइल में बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासी हैं जिनका संबंध पूर्व सोवियत संघ के देशों से है। दोनों देशों में समझौता हुआ तो प्रवासियों के बीच बेहतर उदाहरण पेश होगा। इजराइल में यहूदी समुदाय का पक्ष लेने वाले लोग काफी संख्या में हैं। इजराइल में रूस के प्रति नर्म रुख रखने वाले भी बड़ी संख्या में हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यहूदी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच शांति इजराइल की सुरक्षा में भी अहम रोल अदा करेगी। दरअसल इजराइल फिलहाल एक साथ दो रोल निभा रहा है। वो मध्यस्थता करके इस युद्ध को खत्म कराना चाहता है, साथ ही कीव की मदद करके रूस को भी संदेश दे रहा है कि वो यूक्रेन को कमजोर समझने की गलती न करे। इजराइल अपनी दोस्ती का सहारा लेकर युद्ध खत्म कराना चाहता है, जिससे उसके हित भी सध सके। बहरहाल बेनेट की कोशिशें कामयाब हुई तो दुनिया से एक बड़ा संकट तो टलेगा ही, साथ ही इजराइल की धमक भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन और रूस के युद्ध में इजराइल अपनी भूमिका तलाश रहा है। उधर ईरान ने इराक में मौजूद इजराइल के कथित सीक्रेट अड्डों पर मिसाइल से हमला कर दिया। यूक्रेन में रूस की मिसाइलें बरस रही हैं तो करीब 2800 किलोमीटर दूर इराक में आधी रात बाद इरबिल शहर में ईरान की मिसाइलें बरसने लगी। ईरान ने ऐसा क्यों किया और क्यों ये दूसरे विश्व युद्ध की आहट है, ये समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। दुनिया यूक्रेन युद्ध से जूझ रही है। उधर ईरान ने इराक पर मिसाइल अटैक कर दिया। इराक में जब आधी रात हो रही थी तब ईरान की तरफ से एक के बाद एक 12 बैलिस्टिक मिसाइल इराक के कुर्दिस्तान के इरबिल में आकर गिरी। ये मिसाइल इरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट कंपाउंड के पास आकर गिरे। मिसाइल हमला इतना जबरदस्त था कि पूरा इरबिल शहर मिसाइल के हमले से गूंज रहा था। इस हमले में अमेरिकी कॉन्सुलेट का क्या हाल हुआ और सबसे बड़ी बात, ईरान के इस हमले में असल टारगेट कौन था, ये बताने से पहले मिसाइल हमले के वक्त का एक और वीडियो देखिए। जहां मिसाइल हमला हुआ वहां पर टीवी न्यूज चैनल कुर्दिस्तान 24 का दफ्तर भी मौजूद है। मिसाइल का असर इतना जबरदस्त था कि कुर्दिस्तान 24 न्यूज चैनल के दफ्तर में खिड़कियां टूट गए, छत की फॉल सीलिंग जमीन पर गिरने लगी। कुर्दिस्तान 24 के दफ्तर में मिसाइल हमले के असर की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है कि ईरान में बने फतेह 110 मिसाइलों से हमला किया गया। हालांकि इन हमलों में अमेरिकी दूतावास को कुछ नुकसान तो हुआ है, लेकिन किसी की जान नहीं गई। अब सवाल उठता है कि यह हमला ईरान ने क्यों किया। ईरान की सरकारी टीवी न्यूज चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मिसाइलें इरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट के कंपाउंड के पास जरूर गिरी, लेकिन मिसाइलों का टारगेट अमेरिका नहीं था। ईरान के मुताबिक मिसाइल्स के टारगेट पर इरबिल में इजरायली सीक्रेट अड्डे थे। ईरान का दावा है कि इजराइल के इन अड्डों पर ISIS जैसे आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान के रेवोल्यूशन गार्ड्स ने इजराइल को चेतावनी दी है कि कुर्दिस्तान में अपनी शैतानी साजिशें बंद करें। दरअसल ईरान इजराइल से काफी भड़का हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में सीरिया के दमिश्क के पास इजराइल ने हमला कर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 सदस्यों को मार गिराया था। तब ईरान ने इजराइल से बदला लेने की चेतावनी दी थी। रविवार को मिसाइल अटैक ईरान का बदला बताया जा रहा है। एक तरह से ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड ईरान और रशिया की तरफ से अमेरिका और इजराइल को एक खुला संदेश है कि आप जो है अपनी हरकतों से बाज आइए, नहीं तो ये यूक्रेन ही नहीं, अगला युद्ध का मैदान जो है वो इराक का इलाका भी हो सकता है और अमेरिका को और उसके मित्र देशों को इसके खामियाजे जो है वो काफी हद तक भुगतने होंगे।
इराक में अमेरिका की मौजूदगी ईरान को हमेशा से खटकती रही है। जनवरी 2020 में बगदाद हवाई अड्डे के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में टॉप ईरानी जनरल की मौत हो गई थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अल असद एयरबेस पर कई मिसाइलें दागी थी, जहां अमेरिकी सैनिक तैनात थे। हमले में 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए थे। बाइडेन प्रशासन के फैसले के बाद पिछले साल अमेरिकी सेना अब सिर्फ सलाहकार के रोल में ही है। अमेरिकी सेना अभी भी इराक में हवाई और दूसरी सैन्य मदद करती है, लेकिन रविवार को हुए मिसाइल अटैक ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड का दूसरा टारगेट जो है वो कुर्दिस्तान इलाके में, जो उसकी राजधानी इरबिल में इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद के ट्रेनिंग एक्टिविटीज कैंप्स और सेंटर्स हैं, जो एक तरह से इजराइल का सीक्रेट बेस है, उसके ऊपर भी उन्होंने हमला किया है, उसको भी टारगेट बनाया। यूक्रेन पर हमले के बाद ईरान ने रूस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने से पहले ही इनकार कर दिया था। इसके अलावा हाल ही में बगदाद की मदद से सऊदी अरब में चल रही बातचीत भी ईरान ने रोक दी है। सऊदी अरब ने आतंकवाद के आरोप में एक ही दिन में 81 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया था। इसमें 3 दर्जन शिया समुदाय के थे। ऐसे में ईरान का इरबिल में अमेरिकी या इजरायली ठिकानों पर हमला आने वाले वक्त के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अब बात करते हैं अमेरिका को दी गई रूस की सबसे बड़ी धमकी की। अमेरिका और नेटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार देकर मजबूत कर रहे हैं। रूस को अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन में काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, लेकिन अब रूस ने साफ साफ कह दिया है, अगर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की गई तो अमेरिका को बुरे नतीजे भुगतने होंगे। कीव को चारों तरफ से घेरकर रूस की सेना अब तक का सबसे भीषण हमला कर रही है। यूक्रेन की इमारतों पर मिसाइलें बरस रही हैं। धमाकों से लगी भयानक आग और उससे निकलता धुआं तबाही की गवाही दे रहा है। रूस के सैनिक आगे बढ़ रहे हैं तो यूक्रेन की सेना कई जगहों पर हथियार छोड़कर भाग रही है, तो कुछ जगहों पर रूस को कड़ा जवाब भी दे रही है। रूस के तबाह हुए टैंक और सैन्य वाहन यूक्रेन के इस पलटवार की निशानियां हैं और ये तस्वीरें बढ़ा रही हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन का क्रोध। यूक्रेन पर तो इस क्रोध का लावा फूट ही रहा है, लेकिन रूस की सेना की इस तबाही के असली गुनहगारों को भी सजा देने का ऐलान किया जा चुका है और रूसी सेना को हो रहे इस नुकसान के असली जिम्मेदार हैं अमेरिका और नेटो देश, जो लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। और इन्हीं हथियारों की वजह से जो जंग रूस 48 घंटे में जीतने का दावा कर रहा था, वो 18 दिनों के बाद भी जारी है। व्लादिमीर पुतिन की धमकी के बाद भले ही अमेरिका और नेटो देश सीधे यूक्रेन में अपने सैनिक नहीं उतार रहे, लेकिन यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद जारी रखने की बात भी कही गई है। We're going to make sure Ukraine has the weapons to defend themselves from invading Russian force. We will send money and food aid to save Ukrainian lives. We're going to welcome Ukrainian refugees with open arms if in fact they come all the way here. फिलहाल यूक्रेन में हो रहे नुकसान से राष्ट्रपति पुतिन का मूड खराब है और रूस ने यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों को बड़ी धमकी दे दी है। क्या है ये धमकी? इसे बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं अमेरिका के वो हथियार जिनकी मदद से यूक्रेन की सेना रूस की सेना को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। सोशल मीडिया पर कई रूसी हेलीकॉप्टरों को मार गिराने के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। पूरे यूक्रेन में रूसी सेना के बर्बाद हुए टैंक और आर्म्ड व्हीकल इन हथियारों की ताकत की गवाही भी दे रहे हैं। अब आप इन अमेरिकी हथियारों की लिस्ट देखिए। अमेरिका ने यूक्रेन को स्टिंगर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा जखीरा भेजा है। ये ऐसे हथियार हैं जिनके दम पर यूक्रेनी सेना ने रूस के कई अटैक और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले यूएवी को मार गिराया है। अमेरिका ने इसके अलावा जेवलिन मिसाइलों और लॉन्चरों का शिपमेंट भी यूक्रेन भेजा है। जेवलिन एंटी टैंक और एंटी आर्म्ड मिसाइलें हैं जिन्होंने रूस के कई टैंकों और ट्रकों को तबाह किया है। इसके अलावा अमेरिका ने M500 शॉटगन,
MK-19 ग्रेनेड लॉन्चर और M134 मिनी गन भी यूक्रेन को दी हैं, जो रूसी सैनिकों और काफिले पर हमला करने के काम आ रही हैं। रूस की रुकावट आ रही है, इसलिए हम देख रहे हैं कि उसका जो एडवांस था कीव की तरफ और दूसरे बड़े शहरों की तरफ यूक्रेन में, वो स्लो डाउन हो गया है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना वो सोच रहे थे कि हम जितना जल्दी बढ़ पाएंगे। और ये जो यूक्रेन का जो सॉर्ट ऑफ मोराल है इस वक्त बहुत हाई है और उनकी जो प्रेसिडेंट है वो भी क्विट करने को तैयार नहीं है, फाइट टू द फिनिश वाला हिसाब है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 12,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, 74 रूसी एयरक्राफ्ट पर निशाना साधा है। यूक्रेन ने 86 रूसी हेलीकॉप्टर्स को नष्ट करने का दावा भी किया है। वहीं 374 रूसी टैंकों को नष्ट करने का भी दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के हमले में रूस के 1226 आर्म्ड व्हीकल भी नष्ट हो गए हैं। यूक्रेन के दावे पूरी तरह से सही नहीं तो पूरे गलत भी नजर नहीं आते, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें रूस के टैंक, सैन्य वाहन और एयरक्राफ्ट्स कबाड़ बने नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी रूस का बड़ा नुकसान करने का दावा किया है। Громада міста вимагає звільнення його. І це дуже важливо. Я вдячний кожному мелітопольцю за цей спротив, за цю позицію. Окупанти повинні бачити, що вони чужі на нашій землі, на всій нашій землі України і ніколи не будуть прийняті. इस नुकसान के बाद रूस का भड़कना तय था और रूस भड़का भी। और अब यूक्रेन को हथियार भेजने वाले देशों को रूस ने सीधी धमकी दे दी है। अमेरिका ने यूक्रेन में हथियार भेजे तो नतीजे बुरे होंगे। यूक्रेन में विदेशी हथियार ले जाने वाले काफिलों को रूसी सशस्त्र बल वैध रूप से निशाना बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि अब यूक्रेन तक ये हथियार पहुंचाने वाले अमेरिकी सैन्य वाहन, एयरक्राफ्ट्स और नेटो के काफिले भी रूस के निशाने पर हो सकते हैं। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन भी चेतावनी दे चुके हैं कि रूस के रास्ते में कोई आया तो अंजाम बुरा होगा। Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. ऐसा नहीं कि अमेरिका रूस के गुस्से की वजह को समझता नहीं। इससे पहले जब पोलैंड ने यूक्रेन को MiG-29 विमान देने और उसके बदले अमेरिका से F-16 विमान लेने की पेशकश की थी, तो अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि इससे रूस भड़क सकता था। लेकिन अब रूस यूक्रेन को अमेरिका की किसी भी सैन्य मदद के खिलाफ धमकी दे चुका है। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा धमाका कर सकती है। रूस का ये मानना है कि अगर आपने ऐसे हथियार दिए जो कि सीधे साधे हमारी नज़र में आए और यूक्रेन की एयर स्पेस में या यूक्रेन की धरती पर आए, तो हम इसको एक रूस के खिलाफ नेटो का एक पूरा युद्ध मान लेंगे और हम उसी हिसाब से प्रतिकार करेंगे, उसी हिसाब से उसका जवाब देंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि, और ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि ये विश्व युद्ध का रूप लेगा, क्योंकि नेटो अभी तक यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने से डर रहा है, मना कर रहा है। फिलहाल अमेरिका यूक्रेन में सैनिक नहीं उतारेगा, क्योंकि बाइडेन विश्व युद्ध का खतरा जता चुके हैं। लेकिन यूक्रेन को सैन्य मदद भी रोक दी जाएगी, इसकी उम्मीद कम है। और ऐसे में रूस का कोई भी आक्रामक कदम रूस यूक्रेन वॉर को वर्ल्ड वॉर में भी बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में पिछले 18 दिनों से जारी युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र का अहम बयान सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 27 लाख नागरिकों ने यूक्रेन छोड़ा है। देश छोड़ करके अब वे शरणार्थी बनने को मजबूर हुए हैं। 27 लाख से ज्यादा यूक्रेनी इस युद्ध की वजह से अपना देश छोड़ करके भागने को मजबूर हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से कहा गया है, रूस ने
18 दिन पहले यूक्रेन पर हमला बोला और उसके बाद से अब तक 27 लाख लोग देश छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। पोलैंड समेत दूसरे देशों में वो शरण ले रहे हैं और हमलों से बचने के लिए, सुरक्षित बचने के लिए यूक्रेन छोड़ करके भाग रहे हैं। 27 लाख से ज्यादा लोग अब तक यूक्रेन छोड़ चुके हैं 18 दिनों में। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन पर रूस ने हमला तेज किया है। रूसी सेना ने माइकोलाइव में एक स्कूल पर बम बरसाए हैं। रूस की सेना युद्ध के 18वें दिन लगातार हमला तेज कर रही है और यूक्रेन का दावा है कि माइकोलाइव में एक स्कूल पर बम बरसाए गए हैं। अलग अलग फ्रंट से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है रूस की सेना और इस दौरान जो कि सिविलियन फैसिलिटीज हैं उन पर भी हमला हो रहा है। रूस का यह आरोप है कि सिविलियन फैसिलिटीज में यूक्रेनियन सेना छिपी हुई रहती है। स्कूल में, अस्पताल में छिप करके वो रूस पर हमला कर रही है, रूस के सैनिकों पर वार कर रही है, लिहाजा उन्हें भी पलटवार करना पड़ता है। और माइकोलाइव में स्कूल पर हमला हुआ है। इसी लड़ाई के दौरान 18वें दिन माइकोलाइव में एक स्कूल पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की सेना अलग अलग मोर्चे से आगे बढ़ रही है। एक और वो पूर्वी क्षेत्र से हमला कर रही है, वहीं दूसरे इलाकों से भी कीव की घेराबंदी कर रही है और माइकोलाइव में भी स्कूल पर हमला किया गया है। हमले के बाद स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई, मलबे में तब्दील हो गई स्कूल की इमारत। देखा जा सकता है किस तरह से वहां पर राहत और बचाव के काम किए जा रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। रूस बार बार ये कह रहा है कि यूक्रेन की जो सेना है वो रिहायशी इलाकों में अपने हथियार छिपा कर रखती है, अस्पतालों में छुप कर रहती है, स्कूल की बिल्डिंग्स में से छुप करके रूस की सेना पर हमला करती है और इसीलिए हमें पलटवार करना पड़ता है। माइकोलाइव में स्कूल पर हमला हुआ है। हमले में बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। रूस और यूक्रेन का 18वां दिन लड़ाई का और माइकोलाइव में स्कूल की बिल्डिंग पर हमला किया है रूस की सेना ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं जी न्यूज पर। एक और बड़ी खबर आ रही है, जेलेंस्की ने यूक्रेन के घायल सैनिकों से मुलाकात की है और उनका हाल चाल जाना है। जेलेंस्की जो कि लगातार अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनका जोश बढ़ा रहे हैं और अपने सैनिकों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। वो सैनिक जो रूस के खिलाफ लड़ते हुए जख्मी हुए हैं, जेलेंस्की उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। जब लड़ाई की शुरुआत हुई थी तो जेलेंस्की की छवि एक कमजोर नेता के तौर पर थी, पूर्व कॉमेडियन रह चुके हैं, लेकिन लड़ाई शुरू होने के बाद जेलेंस्की ने जबरदस्त जोश दिखाया और उसके बाद अपने सैनिकों को प्रेरित किया और 18 दिन से रूस के हमले का मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन में घायल सैनिकों से मुलाकात की है जेलेंस्की ने। लगातार वीडियोस जारी करते हैं, अपने सैनिकों का, अपने नागरिकों का उत्साह बढ़ाते हैं और इस बीच अपने घायल सैनिकों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उनकी बहादुरी की तारीफ की है जेलेंस्की ने। अस्पताल में घायल सैनिकों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना है। जेलेंस्की लगातार अपने देश के नागरिकों से हथियार उठाने और रूस की सेना का मुकाबला करने की गुजारिश कर रहे हैं। इस दौरान अपनी सेना को भी प्रेरित करते हुए और अस्पताल पहुंचे हैं घायल सैनिकों का हाल चाल जानने के लिए। जेलेंस्की के पिछले जितने वीडियोस थे वो अनआइडेंटिफाइड लोकेशन से थे, यानी कि गुप्त लोकेशन से थे, लेकिन ये एक अस्पताल की लोकेशन है जहां घायल सैनिकों से मिलने के लिए पहुंचे हैं जेलेंस्की। वोल्दिमिर जेलेंस्की, जिनकी छवि पिछले 18 दिनों में एक मजबूत नेता की बनी है, यूक्रेन के राष्ट्रवाद के प्रतीक बनकर के उभरे हैं। जी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूक्रेन में अस्पताल पहुंचे हैं जेलेंस्की, घायल सैनिकों का हाल चाल जाना है, उनकी बहादुरी की तारीफ की है और साथ ही साथ अपनी जनता को ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो न भागने वाले हैं न ही वो पीछे हटने वाले हैं। इस बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन पर रूस का शिकंजा कसता जा रहा है। देर सवेर रूस यूक्रेन की जंग जीतने में भी कामयाब हो जाएगा, लेकिन इस वक्त रूस के सामने सबसे बड़ी परेशानी दुनिया के आर्थिक प्रतिबंधों से खड़ी हो गई है और इस मुसीबत से निकलने के लिए एक बार फिर से रूस ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत से मदद मांगी है। रूस ने यूक्रेन पर हमला क्या किया? सारी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया। महाशक्ति रूस के सामने अपनी सेना भेजने की किसी देश की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगाकर रूस को कमजोर करने की पूरी कोशिश की जा रही है।
प्रतिबंध लगे रूस के बैंकों पर, रूस के हथियारों पर, रूस की गैस और तेल पर, यहाँ तक कि रूस के लिए कई देशों ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया। और इन प्रतिबंधों का अंजाम भी देख लीजिए। Our economic sanctions are crippling the Russian economy right now. The ruble has lost half its value. It now would take literally almost 200 rubles equal $1 because of how it's been sort of damaging. और जब बाइडेन रूस के दुश्मन बन गए, जॉनसन दुश्मन बन गए, मैक्रो दुश्मन बन गए, तो पुतिन को याद आई अपने सबसे भरोसेमंद मित्र देश भारत की, जिसकी हर मुश्किल में रूस हमेशा साथ रहा और मुश्किल वक्त में भारत भी रूस के खिलाफ कभी नहीं किया। फिलहाल रूस की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान पेट्रोलियम और गैस का है, जिसके सबसे बड़े खरीदार यूरोपीय देश हैं। लेकिन अब अमेरिका और यूरोप रूस से गैस और पेट्रोलियम आयात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। यूरोप के लिए यह इतना आसान नहीं, लेकिन अमेरिका ने रूस से पेट्रोलियम आयात बंद करने का ऐलान कर दिया है। Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. और ऐसे में 1991 के सोवियत विघटन के बाद सबसे बड़ी आर्थिक मुश्किल से जूझ रहे रूस ने भारत की तरफ कदम बढ़ाया है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से परेशान रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से बात की, जिसके जरिए भारत को तेल और गैस क्षेत्र में निवेश का न्योता दिया गया। रूस भारत में तेल कंपनियों के बिक्री नेटवर्क का विस्तार भी करना चाहता है। फिलहाल भारत की सरकारी तेल कंपनियों की रूस तेल और गैस क्षेत्र में हिस्सेदारी भी है और कुछ भारतीय कंपनियां रूस से तेल भी खरीदती हैं। मिले जुले हालात में अभी रशिया का, जहां तक रशिया की बात है, ऑयल और गैस रेवेन्यू चलता रहेगा, खास कमी नहीं आएगी अभी, क्योंकि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की भी कीमतें बढ़ गई हैं। बट धीरे धीरे वक्त के साथ रशिया के ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स की मार्केट कम होती जाएगी और रशिया को इससे कमाई कम होती जाएगी और भारत इसमें कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकता रूस की, और ना ही शायद हम करना चाहेंगे, ना ही हम एबल होंगे, क्योंकि इसके अलग अलग और इम्पैक्ट हमारे ऊपर खुद पड़ेंगे। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और ऐसे में रूस को एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में बड़ा बाजार नजर आ रहा है। भारत को फिलहाल $1 अरब मूल्य का तेल और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात किया जाता है। वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसमें इस आंकड़े को बढ़ाने की स्पष्ट संभावना दिखाई दे रही है। चलिए अब आप ये भी समझिए किस तरह एशिया रूस की परेशानी को कम कर सकता है। फिलहाल यूरोप में प्रतिबंध लगे तो चीन की तरफ से रूस को मदद मिली है। शी जिनपिंग ने रूस से गेहूं आयात को मंजूरी दी है, वहीं पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद भी बढ़ा दी है। ऐसे में भारत भी अगर रूस की मदद को उतर जाता है तो रूस की मुश्किलें कम हो सकती हैं। अब बात रही जहां तक कि रूस को कितनी मदद हो पाएगी, देखिए अजीब दुविधा है, सिचुएशन है। रशिया का एक तरफ से तेल का निर्यात कम करा जा रहा है दुनिया में, बट एट द सेम टाइम दुनिया में तेल और गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो चाहे रशिया अब कम तेल और गैस भी दे रहा है यूरोप को, राइट, क्वांटिटी में कम दे रहा है, पर क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो रशिया को उसका उल्टा कुछ फायदा हो रहा है कि उसको पैसे तो ज्यादा आ रहे हैं पर कम तेल बेच रहा है, क्योंकि तेल की प्राइस बढ़ गई है और गैस की। और वैसे चीन और भारत जैसे देश चाहें तो रूस को अलग थलग करने वाले यूरोप से हुए नुकसान की भरपाई भी कर सकते हैं, क्योंकि रूस से पेट्रोलियम पदार्थ और गैस नहीं खरीदने की बात करने वाले यूरोप में भी एनर्जी संकट बढ़ रहा है। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड की तस्वीरें हैं, जहां पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। जहां पर सस्ता पेट्रोल मिलता है वहां पर लंबी चौड़ी लाइनें लग जाती हैं। जहां पेट्रोल महंगा है वहां पर सन्नाटा बस रहा है। Estamos ahora repostando gasolina, vamos, reposto todos los sábados, o sea que para mí es algo habitual venir a esta hora, pero estamos esperando ahora la cola. ये इटली के कैटानिया की तस्वीरें हैं, जहां पर यूक्रेन वॉर की वजह से गैस की कीमतें बढ़ने के बाद कारों की लंबी लाइनें दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और अब रूस से यूरोप की नाराजगी के बाद हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसा हाल यूरोप के कई देशों का है, क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देश एनर्जी के लिए रूस पर ही निर्भर हैं और अगर रूस ने यूरोप से मुंह मोड़ लिया तो पहले उनकी सप्लाई बाधित होगी और फिर गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ऐसे में अगर भारत रूस की मदद करता है तो यूरोप को रूस बड़ा सबक भी सिखा सकता है। लेकिन इस वक्त दुनिया में रूस के खिलाफ जिस तरह का माहौल बना है, भारत को इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है।
कि अगर चीन रूस से तेल खरीदेगा बढ़ाएगा और गैस तो टाइम लगेगा पर तेल की खरीद बढ़ाए इंपोर्ट, तो चाइना को भी पता है कि रशिया इस समय परेशानियों में, तो चाइना डील करेगा रशिया से कि आप मुझे सस्ते में तेल दो। तो एक तो वो होगा डील जो चाइना खरीदेगा। अगर दूसरा, भारत रशिया से तेल खरीदे, इसमें दिक्कतें आएंगी। भारत को प्रेशर ज्यादा पड़ेगा वेस्टर्न वर्ल्ड से कि रशिया से तेल खरीदना हम कम करें। फिलहाल भारत और रूस हर मुश्किल में मजबूत दोस्त बनकर सामने आए हैं। ऐसे में रूस के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भारत क्या एनर्जी सेक्टर में भी रूस की मदद कर पाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.